हाय, मैं वैभव चंद्रा। हमने जो कल शुरुआत किया था आधुनिक भारत के इतिहास को, तो आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। कल मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था पूरे इतिहास का कि इतिहास को हम लोग पढ़ना कैसे है। तो आज उसमें ही शुरू करने वाले हम लोग आधुनिक इतिहास, जिसे कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री को समझने से पहले हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ा लिया था कि कब से शुरुआत होता है। ये शुरुआत होता है 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेकर के चलता है ये 1947 तक, जब भारत आज़ाद हो जाता है तब तक के, या अब तक भी कह सकते हो। तो उसमें मैंने प्लासी का युद्ध जो था मैंने डिटेल में समझाया है। प्लासी के युद्ध को मैंने कहानी के रूप में बहुत अच्छे से समझाया। अगर जो व्यक्ति अगर प्लासी का युद्ध न देखा हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिखा रहता है मेन हेडिंग में, वही डिस्क्रिप्शन होता है। उसी डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे तो क्लिक में मेरा वो लिंक मिलेगा आपको, प्लासी के युद्ध वाला। उस लिंक पर आप जाकर के प्लासी के युद्ध को आराम से एकदम ठीक से देख सकते हैं, क्योंकि प्लासी के युद्ध देख लेंगे एक बार तो आपको आधुनिक इतिहास बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, तो आधुनिक भारत के पहले हम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं ये कि आधुनिक भारत के स्रोत क्या क्या है। स्रोत किसे कहते हैं भाई? जैसे मान लेते हैं कि आपको एक ये मकान बनाना है, ये मान लेते हैं कि आपको एक मकान बनाना है, तो आपको ये मकान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? इस मकान को बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी? इस मकान को बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी बालू की, बालू, गिट्टी, छड़। तो ये सब जो होंगे इस मकान को बनाने के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता हुई, इन सामग्री को ही क्या कहा जाता है? सोर्स कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है सामग्री को? सोर्स। इंग्लिश में सोर्स कहते हैं, या हिंदी में इसी को कहते हैं स्रोत। सामग्रियों को क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। तो आधुनिक भारत के जितने भी सोर्स या स्रोत हैं उनको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं साहित्यिक स्रोत और एक को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत को ही कहते हैं लिटरेचर सोर्स बोलते हैं। लिटरेचर सोर्स बोलते हैं। और पुरातात्विक स्रोत को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं इसको। तो अब आप लिटरेचर, साहित्य का मतलब जो लिखी हुई चीज़ें होते हैं उन्हें कहते हैं साहित्यिक स्रोत, जो लिखे गए होते हैं। हम इन साहित्यिक स्रोतों को, जो साहित्यिक स्रोत है इनमें कौन कौन चीज़ें इंक्लूड किए जाते हैं? तो राजकीय अभिलेख। राजकीय अभिलेख का मतलब होता है कि हमारे देश में सरकार के द्वारा या राजाओं के द्वारा जो जो अभिलेख जारी किए गए, जो जो पत्र जारी किए गए हैं उसे कहते हैं राजकीय अभिलेख कहते हैं। अभिलेख का मतलब होता है जो दस्तावेज होते हैं। उन अभिलेखों को हम लोग चार भागों में बांटते हैं। एक तो कहते हैं केंद्रीय अभिलेख। केंद्रीय अभिलेख का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे हमारे देश में 1757 के बाद से जो जैसे जैसे भारत में ब्रिटेन का शासन बढ़ता गया, तो ब्रिटेन के जो राजा थे उनके द्वारा या ब्रिटेश के संसद से जो नियम कानून पास होकर आते थे, चार्टर एक्ट जो पास करके आते थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का एक्ट, तो ये जो फिर 1813 का, फिर 33, 53, ये सब जो जितने भी एक्ट बन के आते थे, यानी वहाँ के सरकार उसे कहते थे केंद्रीय अभिलेख कहते उसे। क्या बोलते थे? केंद्रीय अभिलेख कहा जाता था। और केंद्र वहाँ से जो लिखा तो उसको केंद्रीय अभिलेख, और भारत में जो गवर्नर जनरल होते थे इनके द्वारा जो अभिलेख जो जारी किए जाते थे, जो अपने नियम कानून, उसे कहते थे राज्य अभिलेख। उसे क्या कहते थे? राज्य अभिलेख। और हमारे देश में जो उस वक्त न्यायपालिका थी, न्यायपालिका के द्वारा जो भी अपने निर्णय दिए जाते थे उसे कहते थे न्यायिक अभिलेख। उसे क्या कहते थे? न्यायिक अभिलेख। यानी हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट 1774 से बना था, उसके बाद से जो भी अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जो फिर 1860 से जो कई हाई कोर्ट बने, तो हाई कोर्ट के द्वारा जो भी अपने निर्णय दिए जाते हैं उसे कहते हैं न्यायिक अभिलेख। फिर उसके बाद सरकार कई बार गजट यानी समाचार पत्रों में अपनी भी निर्णय को छापती रहती थी, अपने कार्यक्रम को छापती रहती, तो उसे कहते हैं प्रकाशित अभिलेख। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाशित अभिलेख कहते हैं। तो इन अभिलेखों के आधार पर ये अभिलेख आपको मिलेंगे कहाँ? तो हमारे भारत में दिल्ली में एक जगह है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार नाम है। राष्ट्रीय अभिलेखागार जगह है दिल्ली में। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सभी वहाँ पर कागजात, अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कागज पत्र हैं सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार जिसे कहा जाता है हिंदी में, वहाँ पर आपको सभी कागज पत्र मिल जाएंगे। आप जा कर के वहाँ से कागज पत्र ले करके उससे पढ़ लिख के
उन कागज़ों को आप पढ़ लिख करके उनके आधार पर आप अपना इतिहास लिख सकते हैं। आप एक नई किताब लिख सकते हैं इतिहास का। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई आपको ये बात किसने बताया, तो कहेंगे कि हम राष्ट्रीय अभिलेखागार में गए और जितने भी कागज़ पत्तर थे अंग्रेजों का, हमने उसको पढ़ा, उनके पढ़ने के आधार पर हमने क्या किया, निर्णय के रूप में इतिहास लिखा है। तो आपके भी इतिहास पढ़ाए जाएंगे लोगों में, क्योंकि आपने रिसर्च किया ना। अब तो राष्ट्रीय अभिलेखागार में वहाँ पर कागज़ पत्तर रखे गए हैं दिल्ली में, वहाँ से जाकर के लेकर अपना इतिहास लिखते हैं लोग। फिर उसके बाद और कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है भाई, जीवन साहित्य। जीवन साहित्य का मतलब बहुत लोग अपनी जीवनियाँ लिखते थे, जैसे कि उस वक्त राजा राम मोहन आए थे, ये अपनी जीवनी लिखी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ये इन्होंने बहुत से लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी। तो बहुत से लेखक जैसे मुंशी प्रेमचंद थे, इस वक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत से लोग आते गए अपनी पुस्तकें से लिखते गए, तो उनको हम लोग कहते हैं जीवन साहित्य, जो अपने जीवन के बारे में लिखते थे, जीवनियों को कहते हैं जीवन साहित्य। संस्मरण भी लिखे हैं लोग, इसमें संस्मरण को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी। तो बहुत से लोगों ने मेमोरी भी लिखा है। मतलब अपने उस वक्त के ज़माने के जो ब्रिटेन का हमारे देश में शासन था, तो ब्रिटेन के शासन के अनुभवों को बहुत से लेखकों ने उनके अनुभवों को क्या किया है, लिखा है कि हमारे देश में ब्रिटेन कैसे शासन कर रहा है, उनका कैसा इतिहास रहा है, कैसा समाज में सुधार किए हैं, कैसा बदलाव किया है, कैसा अत्याचार किए हैं, ये सब बातें जो लिखी जाती है उसे कहते हैं संस्मरण। और यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है हमारे देश में कई विदेशी यात्री भी आए थे, जैसे डोमिंगो पायस थे और जैसे एक बारबोसा थे। और तो बहुत से लेखक हमारे देश में आते गए, तो यात्रा करने के उद्देश्य से आए और हमारे भारत के इतिहास को लिखकर चले गए। इन्हें हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत। उन्होंने जो पुस्तक लिखी यात्रा करने के बाद जो यहाँ तो उन्होंने जो बातें लिखी यात्रा करके भारत में, उसे हम कहते हैं यात्रा वृत्तांत। उन्हें क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। फिर उसके बाद समाचार पत्र, जैसे जानते हैं कि 1780 में हमारे देश में प्रथम व्यक्ति जिसने समाचार पत्र को प्रकाशित किया था बंगाल गजट के नाम से, वही बंगाल गजट का नाम बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया गया है। तो बंगाल गजट जो था 1780 में किसने शुरू किया था, हिक्की ने भारत में समाचार पत्र का शुरुआत किया था। तो उस समाचार पत्र और पत्रिकाएं, मैगजीन जिसे कहते हैं, तो हमारे देश में बहुत से उस वक्त समाचार पत्र पत्रिका, जैसे द हिंदू उस वक्त का चल रहा है 1877 के समय से, आज भी चल रहा है हमारे देश में द हिंदू। तो बहुत से न्यूज़ पत्र उस वक्त जारी किए गए थे, वही न्यूज़ पत्र आज भी हमारे देश में चल रहा है, पत्रिकाएँ भी थी। मौखिक प्रमाण के, जैसे हमारे जो दादा दादी जो होते हैं परिवार में, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अंग्रेजों के समय के हमें कहानियाँ सुनाते हैं। तो उन कहानियों को भी एक प्रकार से हम प्रमाण के रूप में मानते हैं। लेकिन इस प्रमाण को आप लोग घर पे सुनी हुई कहानियों को मत लिखा करिएगा एग्जाम में, नहीं तो आपको घर के बनाए लड्डू मिल सकते हैं, क्योंकि उनका कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं, क्योंकि बहुत लोग अपने घर पे कहानियों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वास्तविकता से कोई लेना देना उतना नहीं माना जाता है, इसलिए मौखिक। लेकिन फिर भी हम लोग इतिहास जानने के स्रोत में इनको भी एक प्रकार से अपना स्रोत मानते हैं, मौखिक प्रमाण को भी। फिर साहित्य, उस वक्त बहुत सी कहानियाँ ये सब लिखे गए हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद ने बहुत से गबन गोदान ये सब लिखे हैं। तो बहुत सी कहानियाँ, एक मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जो उसका कफन ये सब है जो कहानियाँ हैं, तो उन कहानियों के हिसाब से हमें उस वक्त के समाज की स्थिति पता चलती है कि उस वक्त समाज की स्थिति क्या थी। तो इसे कहते हैं साहित्य। और चित्रकला, उस वक्त बहुत से लोगों ने कलाएं बनाए हैं, ब्रिटेन के अत्याचारों के बारे में कलाएं बनाए हैं, या हमारे देश की जो रूढ़िवादी प्रथा जैसे सती प्रथा पे बहुत से चित्र बनाए गए हैं। तो हम इन चित्रकलाओं से भी क्या करता है, बहुत कुछ पता चलता है। लोग मूर्तियाँ बनाते थे खूब बढ़िया बढ़िया, तो उससे भी हमें बहुत कुछ इतिहास पता चलता है। तो चित्रकला भी एक प्रकार का क्या है, साहित्यिक स्रोत में गिनती होता है। और पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं भाई, पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जिसको हम खनन के माध्यम से, ऐसे सोर्स जो खनन के माध्यम से बिल्डिंग भवन से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पुरातात्विक, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होंगे खनन से भाई, आपको सिक्के मिल सकते हैं, उस वक्त के जो भवन हैं, बिल्डिंग्स जो बने हैं, उनसे पता चलता है कि अंग्रेज कैसे सिक्के यूज करते थे, उन सिक्कों पे क्या नाम खुदवाते थे, सिक्के में कौन से मेटल्स यूज करते थे, वो पता चलता है। भवन कैसा बनाते थे और भवन की कला क्या होती थी, वो कला कहाँ से सीखे थे, हमें बहुत कुछ पता चलता है। आज भी इनके द्वारा बने भवन के जो कलाएँ हैं आज भी हमारे देश में चल रही है। और हथियारों के बारे में पता चलता है, हथियारों से भी हमें अंग्रेजों का इतिहास पता चलता है कि वो लोग भारत में कौन सा हथियार यूज करते थे, कौन
कौन सी तकनीक से बना करके। स्थान, बहुत से ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों पर जाने के बाद हमें अंग्रेजों के बारे में इतिहास पता चलता है स्थितियों को देखकर। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला जो था, आप वहाँ पर जाएंगे तो आज भी वहाँ के दीवारों पर गोलियों की आपके क्या मिलेंगे, निशान मिलेंगे। तो हमें उस वक्त जलियांवाला हत्याकांड की बारे में पता चलता है कि कितना ये ज़बरदस्त घटना घटी होगी। मुहरें उस वक्त जो यूज करते रहे होंगे, जो मुहर का मतलब जिसे सील कहते हैं, तो जो कागज़ पत्थर होते थे उन पर अंग्रेज अपने क्या करते थे, मुहर मारते थे। तो मुहर का कितना, मुहर पे कैसा कलाकृति होती थी, मुहर पे कौन सा नाम लिखा होता था और किस प्रकार से मुहर मारे जाते थे, तो हमें ये भी पता चलता है बहुत कुछ इतिहास के बारे में मुहरों से। फिर मशीन एवं उपकरण, जो मशीन, ये सब जो उपकरण थे इनको भी खनन के माध्यम से प्राप्त किया गया है। तो ये पता चलता है कि किस प्रकार के मशीन थे, किस प्रकार उपकरण थे, तो ये सब बातें पता चलती है हमें। इसी को हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत के स्रोत। और इसमें क्या हो सकते हैं भाई, बर्तन वर्तन भी पता चल सकता है। बर्तन को भी हम लोग इसी में ले लेते हैं। बर्तन जो होते हैं, बर्तन यानी जिसे वेसल बोलते हैं, तो बर्तन को भी हम लोग ले लेते हैं इसी में। ये भी पूरा तात्विक में आता है। और आदि बहुत से सोर्स होते हैं, बहुत से सोर्स होते हैं जिनको हम लोग पूरा तात्विक स्रोत के रूप में रखते हैं। तो ये आधुनिक भारत के कुछ स्रोत हैं। और कल हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे आधुनिक भारत के जिसे कहते हैं अप्रोच को बोलते हैं हिंदी में उपागम। तो हम लोग कल पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास को लिखने में कैसा कैसा लोगों का अप्रोच रहा है, क्योंकि अलग अलग अप्रोच के हिसाब से इतिहास लिखा है। कुछ राष्ट्रवादियों के द्वारा, कुछ मार्क्सवादियों के द्वारा, कुछ समाजवादियों के द्वारा, तो कुछ अलग अलग नियम, अलग अलग व्यक्तियों की विचारधाराओं से हमारे इतिहास लिखे गए हैं। तो हम उनको कल समझ लेंगे उपागम, और फिर उसके बाद सोचेंगे कि जल्दी से इतिहास शुरू किया जाए। लेकिन ये ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को, बातों को समझ लिया जाए, क्योंकि अगर कभी लिखने के लिए कर दिया जाए तो कैसे लिखेंगे आप लोग। तो ज़रूरी है कि ये सब थोड़ी सी बातें आप समझते चलिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।